Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक न्यू वांशियन फैन फिक्शन शुरू करने जा रही हूँ। स्टोरी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये एक अरेंज मैरिज फैन फिक्शन है। तो चलिए अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। पूरे टाउन में गॉसिप हो रही थी कि ग्रेट हंगवानचुन अपने लिए वाइफ ढूंढ रहे हैं। विंग को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। सभी क्लैंस एंड सिविलियंस ग्रेट हंगवानचुन को बहुत एडमायर करते थे। उसने बहुत सारे साहसिक काम किए थे जिससे हिस्ट्री बुक्स में रिकॉर्ड किया गया था एंड आज उन्हें क्लासेस में पढ़ाया भी जाता है। बट हंगवानचुन ओल्ड है, नॉट इंटरेस्टिंग काइंड ऑफ ओल्ड बट बोरिंग काइंड ऑफ ओल्ड। विंग जस्ट ही 18 साल का हुआ था एंड वो भी एक ग्रेट कल्टीवेटर की तरह इमोर्टैलिटी को कल्टीवेट करना चाहता था। बट जैसे ही मैडम यू को पता चलता है कि हंगवानचुन अपने लिए वाइफ ढूंढ रहे हैं, वो सबसे पहले विंग का रिश्ता भेज देती हैं। वो कहती है वो ये सब क्लैन के अच्छे रिलेशंस के लिए कर रही हैं, बट वो खुद अपनी बेटी का रिश्ता भेजने से मना कर देती हैं, जबकि उसकी एंगेजमेंट ऑलरेडी जिन जेशुआन से टूट चुकी है। सो लॉजिकली इस मैच के लिए सबसे बेस्ट कैंडिडेट वही है। बट मैडम यू बहुत चालाक हैं। वो अपनी बेटी का रिश्ता ऐसे ही किसी मॉर्टल को नहीं भेजेंगी जिसे वो जानती ही ना हो। कुछ ही दिनों के अंदर विंग और हंगवानचुन की मीटिंग अरेंज होती है। सच कहूँ तो विंग को पहले ये सब सिली रूमर्स लग रहा था। आखिर हंगवानचुन जैसा मैन शादी के लिए क्यों बॉदर होगा? उसके पास सब कुछ है जो एक ग्रेट कल्टीवेटर के पास होनी चाहिए। अपने सेक्ट में रहने के लिए प्लेस, लैंड ब्लड होने के एडवांटेजेस, बट हायर देने की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं है। दुनिया में वो जहाँ चाहे वहाँ घूमने की आज़ादी, सबसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट कल्टीवेशन का नॉलेज एंड लॉन्ग लाइफ जिसे वो हमेशा लोगों को सर्व कर सके। उसके पास सब कुछ है जो विंग ने ख्वाब देखा था। विंग ऐसी ही जिंदगी चाहता था जहां वो जब चाहे, जहां चाहे, जितनी चाहे उतनी नाइट हंट्स पर जा सके, इविल से फाइट करे और कमज़ोर लोगों की मदद करे। बट अगर मैडम यू का मैच मेकिंग स्कीम सक्सेसफुल हो गया देन ये सब सिर्फ सपना ही रह जाएगा। इसके बारे में सोचना भी विंग को तबाह कर देता है। उसका प्रॉमिसिंग फ्यूचर कुछ भी नहीं, बस किसी की ट्रॉफी वाइफ बन के रह जाएगा। इवन हंगवानचुन भी, जो इस लैंड के सबसे बड़े वांडरर हैं, विंग जानता था वो भी कभी उसे अपने साथ ट्रैवल्स पर नहीं ले जाएंगे। एक अच्छा ओमेगा मेट वो होता है जो अपने अल्फा से शादी करके उसके घर को संभाले और उसके क्लैन के लॉन्गेविटी के लिए बच्चे पैदा करे। हंगवानचुन ओल्ड है तो वो जरूर विंग से भी ये सब चीज़ें एक्सपेक्ट करेगा। हालांकि ये सब इसलिए था क्योंकि हंगवानचुन ही अब एक बचा था जो लैंड क्लैन को हायर दे सकता है। अपने एक क्लोज फ्रेंड के डेथ के बाद जेबुजुन सेक्लूजन में चले गए थे। कुछ तो ये भी कहते हैं कि वो उनका लवर था, जबकि कुछ का मानना ये है कि उन्होंने एक्सीडेंटली अपने लवर का मर्डर कर दिया था। किसी को भी रीजंस नहीं पता, बट कई सालों से उन्हें पब्लिक में नहीं देखा गया है। रीजन चाहे जो भी हो, विंग जानता था अगर वो ग्रेट हंगवानचुन की वाइफ बन गया देन वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। अब जिस दिन वो मिलने वाले थे उस दिन विंग बहुत जल्दी उठ जाता है। वो घंटों लगाकर अपने बालों की 2 पिगटेल्स बनाता है, बिल्कुल यंग मेडेंस की तरह। देन अपने फेस पर लाल रंग का हेवी मेकअप करता है। फाइनली तैयार होने के बाद वो ग्रेट सेटिस्फेक्शन के साथ खुद को मिरर में देखता है। वो सच में एब्सोल्युटली रिडिकुलस लग रहा था, बट विंग को पता था कि वो बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है जैसा वो चाहता था, एक फूल। उसे ऐसे देखकर हंगवानचुन उसमें अपना इंटरेस्ट खो देंगे। अगर वो बिल्कुल एक बच्चे की तरह दिखेगा देन हंगवानचुन उससे दूसरी बार देखना भी नहीं चाहेंगे। कोई भी रिस्पेक्टेबल डिग्निफाइड मैन ऐसे मेट को नहीं चुनेगा जितने
अपने फेस पर इतना मेकअप किया हो जो देखने में किसी ब्रॉथेल का होर जैसा लग रहा हो। हंग वंजुन जैसा मैन जरूर अपने लिए एक हम्बल एंड मॉडेस्ट वाइफ ढूंढेगा। वो उसके जैसा सीमलेस हेडलॉट को कभी पसंद नहीं करेगा। मैडम यू उसके क्लाउड ड्रेसेस जाने के लिए एक लग्जेरियस पालकी अरेंज कराती हैं। वो चेंग को भी विंग के साथ जाने के लिए कहती हैं। चेंग पालकी में जाते हुए पूछता है, आज तुम लड़कियों की तरह क्यों ड्रेस्ड अप हुए हो? इस तरह तुमसे कोई भी शादी नहीं करने वाला है। ये सुनकर विंग कंप्लीटली रिलीफ एंड डाउट फ्री हो जाता है, क्योंकि चेंग के एक्सपेक्टेशंस सबसे हाई हैं वाइफ के लिए, एंड अगर वो उसे डिसअप्रूव कर रहा है देन हंग वांजुन डेफिनेटली उसे मना कर देंगे। विंग की पूरी लाइफ इस पे डिपेंड करती है, वो फेल नहीं हो सकता। वो लोग क्लाउड ड्रेसेस पहुंच जाते हैं। क्लाउड ड्रेसेस सच में उतना ही ग्रैंड है जितना बुक्स में डिस्क्राइब किया गया है। कुछ यंग डिसिपल्स उन्हें रिसीव करने के लिए आते हैं। जो यंग डिसिपल विंग एंड चेंग को अटेंड करने आया था वो उनके ही एज का लग रहा था। उसका नाम लैन जिंग गई था। वो उन्हें वार्मली रिसीव करता है एंड कुछ जोक्स भी क्रैक करता है, जिस पर विंग भी मजाक करते हुए कहता है, मे बी मुझे तुमसे ही शादी कर लेनी चाहिए, और दोनों हंसने लगते हैं। फिर जिंगई पहले मैडम यू एंड चेंग को क्लाउड ड्रेसेस में मेन हॉल में ले जाता है, जहां वो लोग क्लैन के एल्डर्स से मिलते हैं। देन विंग को उसे फॉलो करने के लिए कहता है, जहां हंग वंजुन ऑलरेडी उसका वेट कर रहे हैं। जब वो लोग जा रहे थे तब विंग पूछता है, तो हंग वंजुन की बाकी लड़कियों के साथ आज उनकी मीटिंग कैसी रही? ये सुनते ही जिंगई रुक जाता है। उसने इस तरह के क्वेश्चंस एक्सपेक्ट नहीं किए थे। दूसरी लड़कियां? वो सरप्राइजिंगली पूछता है, जैसे उसने सुनने में कुछ मिस कर दिया हो। जिस पर विंग कहता है, हाँ, बाकी लड़कियां जिससे वो मिलते होंगे, क्योंकि उनसे मिलने के लिए तो लड़कियों की लाइन लगी रहती होगी, एंड अगर वो सीरियसली अपने लिए वाइफ ढूंढ रहे हैं देन मैं श्योर हूँ वो सबसे ज़रूर मिलते होंगे। ओह, आई सी, लैनजिंगई कहता है और खामोश रहता है। वो विंग को कोई भी जवाब नहीं देता है। वो क्वाइटली वॉक कर रहे थे एंड एक दरवाजे के पास आकर रुकते हैं। हंग वंजुन युनमक जियान सेक्ट से वीबू शियान आ गए हैं, लैनजिंगई बाहर से अनाउंस करता है। देन विंग को बो करके वहाँ से चला जाता है। विंग अपनी हिम्मत जुटाता है। उसे ये करना होगा, या तो आज या तो कभी भी नहीं। वो अपने हैंड्स डोर पर रखता है एंड एक डीप ब्रेथ लेकर रफली डोर को ओपन करते हुए ऊंची आवाज में कहता है, मैं एक ग्रैंडपा से शादी नहीं करना चाहता। वो बिल्कुल एक बच्चे की तरह एक्ट कर रहा था, जिसे इस मीटिंग के लिए फोर्स किया गया हो। हालांकि वो सही भी था। वो अंदर आते ही अपने शूज को केयरलेसली फेंकता है, देन अपनी आर्म्स को क्रॉस कर लेता है। फाइनली उसकी आंखें उस इंसान से मिलती हैं जिससे वो शादी नहीं करना चाहता। वो पर्सन सामने टेबल के पास बैठकर अपनी चाय की सिप लेते हुए विंग को घूर रहा था। उसे देखकर विंग को अपनी नीज कमजोर फील हो रही थी। द ग्रेट हंग वंजुन सो हैंडसम। वो बहुत हैंडसम है। उसकी गोल्डन आइज, पॉलिश्ड जेड फेस, उसके लॉन्ग ब्लैक हेयर्स, उसके ब्रॉड शोल्डर्स एंड बिग आर्म्स, उसके मसल के कर्व्स, वो इटर्नली ब्यूटीफुल लग रहा था। विंग सडनली बहुत स्मॉल फील करने लगता है। वो मैन बिना कुछ कहे सिर्फ अपनी चाय पिए जा रहा था, मानो वो विंग के इस एक्ट के ख़त्म होने का वेट कर रहा हो। विंग को कुछ सेकंड्स लगते हैं खुद को कंपोज करने में और ये रियलाइज़ करने में कि वो यहाँ क्या करने आया है। देन वो प्राउडली वांग जी के सामने बैठते हुए कहता है, मुझे विश्वास नहीं होता कि उन लोगों ने मुझे किसी इतने ओल्ड पर्सन से मिलने को कहा है। वो अपनी दोनों लेग्स फैलाकर कुशन पर बैठ जाता है और कुशन को पकड़ लेता है, मानो जैसे वो हॉर्स राइडिंग कर रहा हो। वो फिर कहता है, हे ग्रैंडपा,
क्या आपके पास कहीं और बेहतर ऑप्शंस नहीं होने चाहिए? वांग जी टी कप से अपनी स्माइल छुपाते हुए सिंपली कहता है, मुझे जो ऑप्शन दिया गया है मैं उसको अपोज नहीं कर सकता। वीन एम्बेरसमेंट से खामोश हो जाता है। वो सोचता है ऑप्शन? क्या हंगवान जुन ने अभी ऑप्शन कहा? बिना एस के। इसका मतलब विंग ही उसके लिए ओनली ऑप्शन है। विंग उसके वर्ड्स को बार बार सोचे जा रहा था। देन वो कहता है वट और अपने रोब से एक तंगुलू निकालता है जो उसने यूनमग मार्केट से खरीदे थे। ये उसका बैकअप प्लान था। वो ऑफुल तरीके से उसे लिक करते हुए कहता है, सो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें तुम्हें कुछ चीज़ें मेरे बारे में पता होनी चाहिए। मैं कुक नहीं करता, क्लीनिंग भी नहीं करता, मुझसे कुछ भी करना पसंद नहीं है सिवाय फाइटिंग के। ओह हाँ, मैं सिर्फ ऐसे फूड खाता हूँ जो बहुत ही ज़्यादा स्वीट हो। मैं रात में 1 बजे सोता हूँ और दोपहर में जागता हूँ और मैं रूटीन को हेट करता हूँ। मुझे बच्चे भी पसंद नहीं हैं, सो नो चिल्ड्रन। हाँ, मुझे बच्चों से फाइट करनी पसंद है। हंग वांजुन उसकी बातों पर कोई भी रिएक्ट नहीं करता है, मानो वो वीन की बातें सुन ही नहीं रहा हो। उसकी नज़रें तो वीन जिस तरह से कैंडी को लिक कर रहा था उस पर थी, जैसे उसने कभी लाइफ में इससे ज़्यादा वंडरफुल चीज़ नहीं देखी हो। वीन अपनी कैंडी निकाल कर पूछता है, क्या? जिस पर वांगजी अपनी नज़रें ऊपर करते हुए कहता है, क्या तुम हमेशा अपने बालों में इसी तरह पिगटेल्स बनाते हो? विंग को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने ये पिगटेल्स कॉमिकल दिखने के लिए बनाया था, ना कि डिज़ायरेबल। प्लस उसे समझ नहीं आ रहा था कि हंग वनजुन क्यों उसे एक बच्चे की तरह ट्रीट कर रहे हैं। तभी वो अपसेट फेस बनाते हुए कहता है, तुम तो मुझे सुन ही नहीं रहे हो। क्या तुम एटलीस्ट मेरी बातों में इंटरेस्टेड होने का दिखावा भी नहीं कर सकते? तुमने तो अपनी फ्यूचर वाइफ की बातें भी नहीं सुनी। तुम एक अच्छा हस्बैंड कैसे बनोगे? ये सुनते ही वांग जी की स्माइल गायब हो जाती है। वो पूछता है, क्या तुम सच में ऐसा सोचते हो? वॉट? विंग पूछता है, यही कि मैं एक बुरा हस्बैंड बनूंगा। वांग जी रिपीट करते हुए कहता है। विंग को बहुत स्ट्रेंज सी फीलिंग आ रही थी। वो गल्प करके कहता है, आई मीन यस। देन वो सोचता है उसके तरीके काफ़ी नहीं हैं, सो वो उनके बीच की बाउंड्री को क्रॉस करेगा। फर्स्ट मीटिंग में एक दूसरे को टच करना रूल्स के खिलाफ था और ऐसा तो था नहीं कि वीन में इस मैन से फिर कभी मिलना चाहता था। सो वो उठता है एंड सीधे जाकर हंग वांजुन की लैब में बैठ जाता है। इस टाइम वींग ने हंग वांजुन की गोल्डन आइज में सरप्राइज्ड लुक देखा था। वो वांगजी के हेयर्स को टच करते हुए कहता है, तुम ग्रे हेयर्स क्यों रखते हो? इनसे तुम और ज़्यादा ओल्ड मैन लगते हो। तुम अपनी वाइफ को कैसे इंटरटेन करोगे जब तुम्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे तुम ऑलरेडी अब ग्रेव में अपने कदम रखने वाले हो। वांगजी उसके रिस्ट को पकड़ लेता है और दूसरी हैंड से वीन के टाइनी वेस्ट के अराउंड रैप करता है ताकि वो गिर न जाए। उसके हैंड्स इतने लार्ज हैं कि वीन के पूरे वेस्ट को आराम से रैप कर लिया था। जब वीन को ये रियलाइज़ होता है तो वो प्रोटेस्ट करता है, बट वांगजी उसे टाइटली पकड़ लेता है, मानो वो वीन को अपनी लैब से नहीं जाने देना चाहता था। वीन का हाथ वांगजी के फेस के पास था। वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देखते हुए कहता है, हंग वांजुन। तभी वांगजी जेंटली उसके हैंड्स को किस करता है, मानो वो जब से मिले हैं तब से ही वो ये सब करना चाहता था। वीन को तो हिकअप्स आने लगते हैं ये देखकर जब वांगजी उसकी फिंगर्स एंड रिस्ट पर किसेस किए जा रहा था। वीन को कभी भी किसी ने ही इतने टेंडरली टच और किसेस नहीं किया था। वीन तो अपने ख्यालों में खो गया था। वीन पहली बार लाइफ में बेहोश हो जाना चाहता था। तभी वांगजी उसके करीब आकर
धीरे से कहता है, तुम कुक नहीं करते, ना ही क्लीन। तुम्हें बच्चों से फाइट करना पसंद है। तुम सिर्फ बहुत स्वीट चीज़ें खाते हो। तुम 1 बजे सोते हो और दोपहर में जागते हो। वीइंग तो फिर से स्पीचलेस हो गया था। वांगजी कहता है, मैंने सब कुछ सुना जो वीइंग ने कहा। देन अपने डीप एंड स्ट्रॉन्ग वॉइस में कहता है, मैं एक अच्छा हस्बैंड बनूंगा अपनी वाइफ के लिए। वीइंग तो फिर से हिचकी लेते हुए कहता है, ऑफ कोर्स। क्या ये ग्रे हेयर्स तुम्हें इतना ज़्यादा बॉदर करते हैं? वांगजी पूछता है। वीइंग मुश्किल से कहता है, ये ठीक है। वीइंग अनकॉन्शियसली कहता है, तुम बहुत हैंडसम हो। जिस पर वांगजी स्मिक करते हुए कहता है, तुम्हारे एज के बॉयज़ जितना यूथफुल नहीं। बट मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैं तुम्हारे लिए कुकिंग और क्लीनिंग करूँगा। तुम्हें दोपहर तक सोने दूंगा। क्या ये तुम्हें पसंद है? वीइंग जब भी वीइंग उसकी डीप और स्ट्रॉन्ग वॉइस में अपना नाम सुन रहा था, वो अपने थाइस को और ज़्यादा स्क्वीज कर रहा था। वो श्योर नहीं था कि आखिर ये कैसी फीलिंग है, बट वो इसे और ज़्यादा चाहता है। उसका माइंड तो कम्प्लीटली ब्लैंक हो गया था। मैं पसंद करता हूँ। हाँ, मैं बहुत सारी चीज़ें पसंद करता हूँ। वीइंग को तब समझ ही नहीं आ रहा था कि वो कह क्या रहा है, बट वो श्योर था वांगजी जरूर उस पर हंस रहा होगा, क्योंकि उसने वांगजी की आंखों में हैप्पीनेस और लाफ्टर देखी थी जो वो छुपाने की कोशिश कर रहा था। वांगजी उसके हैंड्स को फिर से किस करते हुए कहता है, मैं उन चीज़ों के लिए बहुत पार्टिकुलर हूँ जिनकी मैं लालसा रखता हूँ, जिसे मैं चाहता हूँ। लालसा? वीइंग कहता है, जिस पर वांगजी सीरियसली कहता है, हाँ। वीइंग खुद को ब्लश करने से रोकते हुए कहता है, वेल देन आई गेस मैं कुछ नहीं समझा। इस पर वांगजी कहता है, ऑल राइट। वीइंग यंग एंड स्वीट है, मुझे उसे बहुत कुछ सिखाना है, बट नेक्स्ट टाइम। वीइंग ने उसे फिर से मिलने का तो सोचा ही नहीं था। ये उसके प्लान का हिस्सा नहीं था। ना ही उसने ये सोचा था कि वो वांगजी की कंपनी को इतना एंजॉय करेगा। वीइंग फिर से हिचकी लेते हुए कहता है, नेक्स्ट टाइम? हाँ, नेक्स्ट टाइम। एंड आई होप कि वीइंग आज की तरह फिर से मेरे लिए ड्रेस अप होकर आएगा। जिसे सुन वीइंग सोचता है, क्या वांगजी ये सोचता है कि मैं आज पर्पसली उसे सेड्यूस करने के लिए आया था? वीइंग अपनी ह्यूमिलिएशन को छुपाने की कोशिश करते हुए नर्वसली कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो चलिए आज की स्टोरी को यहीं पे स्टॉप करते हैं। फर्स्ट पार्ट आपको जैसा भी लगा हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाय।